नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका 50 शेड्स ऑफ ग्रे के 5वें भाग में। यहाँ कितनी शांति है। यहाँ की बत्तियाँ मध्यम हैं। मैं बड़े ही आराम से गर्माहट भरे बिस्तर में हूँ। मैंने आंखें खोली और पल भर के लिए उस अजीब सी शांतिदायक भावना का आनंद लिया। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मेरे पीछे बने बोर्ड पे बड़ा सा सूरज दिख रहा था। ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। कमरा काफ़ी बड़ा और हवादार है और इसमें भूरे, सुनहरे और बिस्कुटी रंग का फर्नीचर देखा जा सकता है। मैंने इसे पहले कहीं देखा है। कहाँ? दिमाग हाल की सुरक्षित यादों के बीच कुछ खंगालने लगा। अरे, मैं तो हीटमैन होटल में हूँ, एक स्वीट में। मैं तो केट के साथ ऐसे ही एक स्वीट में खड़ी हो चुकी हूँ। ये उससे भी बड़ा दिख रहा है। ओह शिट! मैं तो क्रिश्चियन ग्रे के स्वीट में हूँ। मैं यहाँ कैसे आई? पिछली रात की टूटी फूटी यादें आंखों के आगे मंडराने लगी और मैं शर्मिंदा होती चली गई। शराब का नशा नहीं, वह उल्टी, फिर जोश का बर्ताव और फिर ग्रे का आना। मैं अंदर ही अंदर सिकुड़ गई। मुझे ये याद नहीं कि यहाँ कब आई। मैंने इस समय अपने अंतःवस्त्रों के साथ टी शर्ट पहन रखी है। हाय, मेरी जीन्स और जुराबें कहाँ गईं? मैंने पास वाले मेज पर नजर मारी। इस पर एक गिलास संतरे के जूस के साथ 2 गोलियां एडविल भी रखी हैं। वाह, ये बंदा तो सब जानता है। उसे पता था कि मुझे उठते ही इनकी ज़रूरत होगी। हालांकि मुझे अपनी तबीयत खराब नहीं लग रही। संतरे का जूस बड़ा स्वादिष्ट था। प्यास भी बुझी और ताजगी का एहसास भी हुआ। तभी दरवाजे पर आहट हुई। कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। ऐसा लगा कि किसी ने मेरी आवाज़ ही छीन ली हो। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। हाय, लगता है कि कसरत कर रहा था। वह एक झूलते हुए स्लेटी पैजामे में है और साथ ही बिना बाहों की स्लेटी टी शर्ट पहनी है जो उसके बालों की तरह पसीने से तर है। क्रिश्चियन ग्रे का पसीना थोड़ा अजीब लगा। मैंने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा मानो मैं 2 साल की बच्ची हूँ। आंखें बंद करने का मतलब है कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। गुड मॉर्निंग एनास्टेशिया। कैसा महसूस कर रही हो तुम आज? जितना होना चाहिए था उससे कहीं बेहतर, मैं हौले से बोली। मैंने उसे कनखियों से देखा। उसने कुर्सी पर एक बड़ा सा बैग रखा और गले में पड़े तौलिए के दोनों छोरों को हाथों से थाम कर मुझे देखने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा था। उसे अपनी सोच और भावनाएं छिपाना बखूबी आता है। मैं यहाँ कैसे आई? मैंने हौले से पूछा। वह बिस्तर के कोने में बैठ गया। वह इतना पास था कि मैं उसे छू सकती थी, उसकी महक ले सकती थी। ओह, पसीने की गंध और क्रिश्चियन के शरीर से आती बॉडी वॉश की खुशबू। ये नशा तो सिर चढ़कर बोलता है। ये मार्गरीटा से कहीं बेहतर है। अब तो मैं अपने तजुर्बे से कह सकती हूँ। जब तुम ढेर हो गई तो मुझे लगा कि तुम्हारे घर तक कार ले जाकर उसकी सीटों को खतरे में डालना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें होटल ले आया, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। क्या तुमने मुझे बिस्तर में लेटाया? हाँ। क्या मैंने और उल्टी की थी? नहीं। क्या मेरे कपड़े तुमने उतारे? मैं बुदबुदाई। हाँ। उसने मुझे शर्माते देख एक भौं भी ऊंची की। हमने मैंने कोशिश की पर आवाज गले में ही दब गई। एनेस्टेशिया, तुम शराब के नशे में बेसुध थी और मैं अपने साथ के लिए ऐसी युवती को पसंद करता हूँ जो पूरी तरह से सक्रिय और तैयार हो। ओह, आई एम सॉरी। उसके चेहरे पर एक छोटे से मुस्कान खेल गई।
कल शाम बड़ी भयंकर थी, मैं तो उसे कभी भूल नहीं सकती। मैं भी नहीं। अरे ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, कमीना कहीं का। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे लेने आ जा। कुल मिलाकर लग रहा था कि मैं कल की कहानी की खलनायिका थी। तुम्हें अपने जेम्स बॉन्ड के इस्तेमाल आने वाले उपकरणों की मदद से मुझे खोजने की क्या ज़रूरत थी? मैंने पलटवार किया। उसने मुझे हैरानी से देखा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उसके दिल को थोड़ी ठेस भी लगी। पहले तो फ़ोन के माध्यम से किसी को पता जानने की तकनीकी नेट पर उपलब्ध है। दूसरे, मेरी कंपनी किसी भी तरह के जासूसी सामान में ना तो निवेश करती है और ना ही बनाती है। और तीसरे, अगर मैं तुम्हें लेने ना आया होता तो बेशक आज तुम उस फोटोग्राफर के बिस्तर में मिलती। और इतना तो मैं भी याद रख सकता हूँ कि तुम इस कहानी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पर कड़वाहट थी। हाय, मैंने होंठ काटने की कोशिश की पर हंसी नहीं रुकी। तुम किस मध्यकालीन दरबार के पन्नों से निकल कर आए हो? ऐसा लगता है कोई अकड़ू राजा अपनी शेखी बघार रहा है। उसका मूड अचानक बदल गया। आंखों में मुलायमियत के साथ चेहरे पर मीठी सी मुस्कान खिल गई। एनेस्टेशिया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि मैं दुष्ट राजा हूँ। उसने उपहासपूर्ण मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। कल रात से कुछ खाया था? ऐसा लगा मानो झिड़की दी जा रही हो। मैंने गर्दन ना में हिला दी। अब मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? उसने जबड़े भींचे पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तुम्हें कुछ खाना चाहिए था, तभी तो तुम बीमार पड़ी। सच कहूँ तो शराब पीने से पहले तुम्हें कुछ खाना जरूर चाहिए। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और मैं जानती हूँ वह उत्तेजित होने पर ऐसा ही करता है। क्या तुम मुझे डांटते ही रहोगे? क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? लगता तो यही है। तुम लकी हो कि मैं बस डांट ही रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो? अगर तुम मेरी होती तो कल जो सीन तुमने क्रिएट किया उसके बदले में तुम्हें पूरे 1 सप्ताह तक बैठने के लायक न रहती। तुमने कुछ खाया नहीं, नशे में चूर हो गई और खुद को खतरे में डाला। उसने आंखें बंद की और अपने कंधे झटके। मुझे सोच कर ही बुरा लग रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। मैंने भी उसे घूरा। इसकी परेशानी क्या है? इसे क्या पड़ी है? अगर मैं इसकी वैसे मैं उसकी नहीं हूँ। हालांकि मेरे भीतर का एक हिस्सा उसका होने के लिए तड़प रहा है। उसके शब्दों ने एक अजीब सी खलबली पैदा कर दी थी। मैं अपने भीतर की उस लड़की की हरकतें देखकर दंग थी। वह उसका होने के ख्याल से ही लाल रंग की छोटी स्कर्ट पहनकर खुशी से झूम रही थी। मुझे कोई नुकसान ना होता, मैं केट के साथ थी। और वो फोटोग्राफर, वो मुझ पर डपटा। नादान जोश, मुझे उससे भी निपटना होगा। जोश ने हद पार कर दी थी। खैर, अगली बार जब वह हद पार करे तो उसे थोड़ी तमीज़ सिखानी होगी। तुम काफ़ी डिसिप्लिन लगते हो। मैं फुफकारी। ओह एनास्टेशिया, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और फिर वह दुष्टता से हंसने लगा। एक ही पल में वह मुझे उलझन में डाल रहा था, गुस्सा दिला रहा था और उसी पल में अपने सम्मोहन में भी जकड़ रहा था। उसकी मुस्कान कितनी दिलकश है। मैं तो ये भी भूल गई कि वह बात क्या कर रहा था। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम पहले तो नहीं जाना चाहती? उसने अपनी गर्दन झटकी और मुस्कुरा दिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरा दम घूंट दिया हो। उसने उसी तरह मुस्कुराते हुए मेरे गालों और निचले होंठों पर अंगूठा फिराया। एनेस्टेशिया, सांस लो। वह उठकर बोला, 15 मिनट में नाश्ता लग जाएगा, तुम्हें भूख लगी होगी। वो बाथरूम की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने अपनी बड़ी देर की रोकी हुई सांस छोड़ी। ये इतना दिल फेंक क्यों है? दिल में तो आ रहा है कि जाकर उसके साथ नहाने लगूं। आज तक कभी किसी के लिए दिल में से ख्याल नहीं आए। मेरे हार्मोन्स तेजी से भाग रहे हैं।
जहाँ उसने छुआ था वह त्वचा उसकी छुअन के लिए तड़प रही है। पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। मैं ये समझ नहीं पा रही। ये उसे पाने की चाह है। कोई तड़प, बेशक ये तड़प ऐसे ही जलाती है। मैं नरम तकियों पर फिर से लेट गई। अगर तुम मेरी होती, ओह, मुझे उसका होने के लिए क्या करना होगा। जिंदगी में पहली बार ऐसा मर्द मिला है जिसने सही मायनों में मेरे भीतर की औरत को जगाया है। माना वह काफी कठोर, जिद्दी और उलझा हुआ है। एक ही पल में झिड़कता है तो दूसरे ही पल किसी किताब के पहले संस्करण भेज देता है। फिर फोन से मेरा पता खोज लेता है। उसके होटल की स्वीट में पूरी रात बिताने के बाद भी मैं खुद को सुरक्षित पा रही हूँ। वह मेरी इतनी देख रेख करता है कि आधी रात को उठकर मुझे बचाने आ गया कि कहीं मैं किसी मुश्किल में ना पड़ जाऊं। वह कोई दुष्ट राजा नहीं बल्कि चमकीली ढाल वाला क्लासिक रोमानी नायक है, सर गवैन या सर लैंसलॉट। मैंने पलंग से बाहर आकर अपनी जीन्स की तलाश शुरू की। तभी वह बाथरूम से निकल आया। शेव तो नहीं बनाई पर गीले शरीर पर कमर में एक तौलिया बंधा है और मैं वहां नंगी टांगों के साथ अकबकाई खड़ी हूँ। वह मुझे पलंग से बाहर देखकर हैरान रह गया। अगर तुम जीन्स खोज रही हो तो वह मैंने धोने भेज दी हैं। वह उल्टियों से गंदी हो गई थी। ओह, मेरे चेहरे पर लाली आ गई। वो हमेशा मुझे इस तरह से क्यों बोलता है। मैंने टेलर को तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और जूते लाने को भेजा था। वे वहाँ कुर्सी पर बैग में हैं। साफ कपड़े? क्या बोनस है। मैं नहा लेती हूँ, मैं हौले से बोली। थैंक्स। बैग लिया और बाथरूम की ओर चल दी। उससे और कहती भी क्या। मैं जल्द से जल्द नंगे खड़े क्रिश्चियन की नज़रों से दूर हो जाना चाह रही थी। माइकल एंजेलो का डेविड तो उसके सामने कुछ भी नहीं। बाथरूम में चारों ओर भाप और गर्माहट है। मैंने कपड़े उतारे और झट से साफ गर्म पानी के नीचे जा खड़ी हुई। पानी की बौछारें ने शरीर को तरोताज़ा कर दिया। मैं क्रिश्चियन ग्रे को चाहती थी, दिल से चाहती थी। बस सीधी सी बात है, जिंदगी में पहली बार किसी पुरुष को देखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को दिल किया था। मैं उसके मुंह और हाथों को अपने शरीर पर महसूस करना चाहती थी। उसने कहा कि उसे अपने साथी का पूरी तरह से सचेतन होना पसंद है, तो यह कह सकते हैं कि वह ब्रह्मचारी तो कतई नहीं है। लेकिन उसने पॉल या जोश की तरह मुझ पर लाइन मारने की कोशिश भी नहीं की। मुझे समझ नहीं आता, क्या वह मुझे पसंद करता है। उसने मुझे पिछले सप्ताह चुंबन भी नहीं दिया था। अगर मैं उसे पसंद नहीं तो आज मैं यहाँ उसके होटल के कमरे में क्या कर रही हूँ। वह मुझे यहाँ क्यों लाया। ये उसका कैसा खेल है। वह क्या सोच रहा है। ऐना, तुम सारी रात उसके बिस्तर में ही थी और उसने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम जरा हिसाब तो लगा कर देखो। मेरे भीतर बैठी लड़की ने अपनी भद्दी और बदसूरत चेहरे को उठाया और मैंने उसे अनदेखा कर दिया। पानी कितना आराम दे रहा है। मैं तो सारी जिंदगी इसी बौछार के नीचे बिता सकती हूँ। मैंने बॉडी वॉश उठाया तो उसकी जानी पहचानी गंध आई। ये तो बड़ी प्यारी सी खुशबू है। मैंने उसे पूरे शरीर में मल लिया। मन ही मन सोचने लगी कि वह खुद इस झाग को मेरे शरीर के अंगों पर हौले हौले फिराते हुए मल रहा है। उसकी लंबी उंगलियां मेरी छातियों, पेट और शरीर के दूसरे हिस्सों में घूम रही हैं। ओह, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है। ओह, नाश्ता तैयार है। उसने दरवाज़ा खटखटाया और मैं चौंक गई। अच्छा, मुझे मेरे रोमानी सपने से किसी ने झटका देकर जगा दिया था। मैंने झट से नहाकर 2 तौलिए ले लिए। एक से बालों को लपेट लिया और दूसरे से शरीर को सुखाने लगी। हालांकि तौलिए की छुअन भी भली लग रही थी, पर मैं जल्दबाजी में उसका आनंद नहीं ले सकी।
मैंने टेलर के लाए बैग को देखा। टेलर न सिर्फ मेरे लिए नई जीन्स और जूते लाया था, बल्कि उसमें हल्की नीली कमीज, मोजे और इनरवियर भी थे। साफ इनरवियर का एक जोड़ा, वह भी कोई हल्का नहीं, बल्कि वह तो सुंदर डिज़ाइन वाली यूरोपियन लॉन्जरी थी। उन पर इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो उसकी लेस और बनावट देखकर ही दंग रह गई। वाह, वे तो पूरी तरह से फिट भी आए। मैं यही सोचकर लजा गई कि किस तरह टेलर ने लिंगरी स्टोर में खड़े होकर मेरे लिए चीज़ें ली होंगी। मैं सोच रही थी कि बेचारे को अपनी नौकरी के लिए क्या क्या करना पड़ता होगा। मैंने झट से कपड़े पहने। बाकी कपड़े पूरी तरह से फिट थे। मैंने तौलिए से ही बालों को थोड़ा सुखाया और उन्हें काबू करने की नाकामयाब कोशिश की। हमेशा की तरह उन्होंने मेरे काबू में आने से मना कर दिया और यही पाया कि उन्हें एक पोनीटेल में बांध दिया जाए। हालांकि बाल में बांधने के लिए भी अभी कुछ मेरे पास नहीं था। बेशक पर्स में से कुछ मिलना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। उलझे हुए मिस्टर ग्रे से मुलाकात का समय हो गया था। जब बाहर आई तो देखकर अच्छा लगा कि कमरा खाली था। मैंने झट से पर्स पर नज़र मारी। वह तो कहीं दिखा ही नहीं। एक और गहरी सांस भरते हुए स्वीट के बड़े कमरे में कदम रखा। ये बहुत बड़ा था। वहाँ की बैठक में बहुत सुंदर काउच और मुलायम कुशन रखे थे। बड़ी सी कॉफ़ी टेबल पर चमकदार किताबें, लेटेस्ट तकनीक वाले आईमैक के साथ स्टडी एरिया और सामने दीवार पर बड़ा सा प्लाज्मा स्क्रीन टीवी देखा जा सकता था। क्रिश्चियन कमरे की दूसरी ओर एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसका आकार तो टेनिस कोर्ट के जितना होगा। ऐसा है कि मैं टेनिस नहीं खेलती, वैसे मैंने केट को कई बार खेलते देखा है। केट, मैं बोली और क्रिस्टन ने मेरी ओर ताका। वह जानती है कि तुम यहाँ हो और जिंदा हो। मैंने एलियट को मैसेज दे दिया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, मुझे याद है कि कल रात केट कैसे नाच रही थी। बेशक उसके सारे लटके झटके क्रिश्चियन के भाई को रिझाने के लिए ही थे। वह मेरे यहाँ रात ठहरने के बारे में जाने क्या क्या सोचती होगी। मैं तो आज से पहले कभी बाहर नहीं रही। वह अब भी एलियट के साथ है। उसने आज से पहले 2 बार ही ऐसा किया है और दोनों बार मुझे पूरा हफ्ता उसके गुलाबी पैजामे को सहना पड़ा। उसे तो यही लगेगा कि मैं क्रिश्चियन के साथ एक रात बिताने के लिए यहाँ आई थी। क्रिश्चियन बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देख रहा है। उसने सफ़ेद लिनन की कमीज पहनी जिसका कॉलर और कफ दोनों खुले हैं। उसने मेज पर एक और इशारा किया और कहा, बैठो। मैंने वही किया जो मुझे कहा गया था। मेज पर खाने की चीज़ों का ढेर पड़ा था। मुझे पता नहीं था कि तुम नाश्ते में क्या लेती हो, इसलिए इतना मंगवा लिया। उसने मुझे थोड़ी टेढ़ी सी मुस्कान दी। आपकी बड़ी मेहरबानी। नाश्ते के मामले में उसकी पसंद ने तो मुझे चौंका कर रख दिया। मैंने पैनकेक, मैपल सिरप, अंडों की भुर्जी और बेकन लिया। क्रिश्चियन ने अंडों की सफ़ेदी से बने ऑमलेट की ओर वापस जाते हुए एक दबी मुस्कान दी। खाना स्वादिष्ट था। चाय? जी प्लीज़। मुझे छोटी सी चाय की केतली दी जिसमें गर्म पानी था। साथ ही मेरी मनपसंद चाय का बैग भी था। तो उसे याद रहा। तुम्हारे बाल तो गीले हैं, उसने डांटा। मुझे बाल सुखाने के लिए ड्रायर नहीं मिला, मैंने शर्माते हुए कहा। क्रिश्चियन के चेहरे पर गंभीर रेखाएं खिंच गईं, पर वह बोला कुछ नहीं। कपड़ों के लिए थैंक्स एनेस्थीसिया, मुझे खुशी हुई। ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शर्मा कर अपनी उंगलियों को देखने लगी। पता है, वैसे तुम्हें तारीफ लेना भी सीखना होगा। उसकी आवाज़ में फटकार थी। मुझे आपको इन कपड़ों के लिए पैसे देने चाहिए। उसने ऐसे घूरा मानो मैं उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बात आगे बढ़ाई। तुमने मुझे पहले ही किताबें दे दी हैं जो मैं नहीं रख सकती, पर ये कपड़े, मुझे इनके तो पैसे देने दो। मैं उसे देखकर मुस्कुराई।
एनेस्टेशिया, भरोसा करो, मैं तुम पर इतना खर्च कर सकता हूँ। ये तो कोई बात नहीं हो हुई, तुम्हें मेरे लिए इन्हें क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसकी आंखों में दुष्ट सी चमक थी। तुम कोई काम कर सकते हो, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हें इसे कर ही देना चाहिए, मैंने जवाब दिया। उसने अपनी भौहें नचाईं। उसकी आंखें चमकने लगीं और अचानक मुझे लगा कि हम किसी और बारे में बात कर रहे थे, पर मैं नहीं जानती कि वह क्या बात थी, जिससे मुझे याद आया। क्रिश्चियन मुझे क्रिश्चियन तुमने मुझे किताबें क्यों भेजी? मेरे स्वर में नरमी थी। उसने अपना कांटा और छुरी नीचे रखा और मुझे गहराई से देखा। उसकी आंखें एक अलग ही भावना से चमक रही थीं। हाय, मेरा तो गला ही सूख गया। जब तुम्हें साइकिल वाला कुचल कर जाने ही वाला था और तुम मेरी बाहों में गिर कर क्रिश्चियन मुझे चूम लो, क्रिश्चियन मुझे चूम लो जैसी नज़रों से देख रही थी, तो वह थोड़ा रुककर बोला। मुझे लगा कि तुमसे माफ़ी मांगने के साथ साथ चेतावनी भी दे देनी चाहिए। उसने अपने बालों में हाथ फिराया। एनेस्टेशिया, मैं रोमानी किस्म के लोगों में से नहीं हूँ। मेरी रुचियाँ बड़ी अलग तरह की हैं। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो हार गया हो। हालांकि तुम में कोई तो बात है कि मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख पा रहा हूँ। वैसे लगता है कि तुमने तो पहले उस बात को जान लिया है। मेरी तो भूख ही खत्म हो गई। वो मुझसे दूर ही नहीं रह सकता। तो दूर मत रहो, मैं हौले से बोली। उसकी आंखें हैरानी से और भी फैल गईं। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, तो समझाओ ना मुझे। हम एक दूसरे को बैठे देख रहे थे और दोनों में से कोई भी खाने को हाथ तक नहीं लगा रहा था। तो तुम लड़कियों से दूर रहने में तो विश्वास नहीं रखते हैं ना? उसकी आंखों में शरारती चमक उभर आई। नहीं एनेस्टेशिया, मैं ऐसा कोई विश्वास नहीं रखता, उसने कहा और मेरे गाल गुलाबी हो गए। दिमाग ने फिर से काम करना बंद कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं आया कि मैंने उससे ये बात इतनी जोर से कह दी। अगले कुछ दिनों के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? उसने धीरे से पूछा। मैं आज दोपहर से काम पर जा रही हूँ। अभी क्या बजा है? मैं अचानक भयभीत हो गई। अभी तो 10 बजे हैं, काफ़ी वक्त है। कल कैसा रहेगा? उसने मेज पर कोनिया रखते हुए लंबी उंगलियों से अपनी ठोड़ी थाम ली। केट और मैं सामान पैक करेंगे। हम अगले सप्ताह सियाटल जा रहे हैं और इस सप्ताह मैं क्लेटन में काम करने वाली हूँ। सियाटल में कोई जगह देख ली है? हाँ। कहाँ? मुझे पता तो याद नहीं। ये कहीं पाइक मार्केट डिस्ट्रिक्ट में है। मेरे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वह मुस्कुराया। तो सियाटल में क्या काम करोगी? ये इतने सारे सवाल क्यों कर रहा है? लगता है इससे भी केट की तरह ही ज़्यादा पूछताछ करने की बीमारी है। मैंने कुछ इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया है, उन्हीं का इंतज़ार है। जैसा कि मैंने कहा था, मेरी कंपनी में आवेदन किया। आपकी कंपनी? मिसेस स्टील, मेरा मजाक उड़ा रही हो? उसने अपनी गर्दन एक और झटकी। ऐसा लगा मानो उसका दिल बहल रहा हो, पर फिर भी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। मैं शर्मा कर नाश्ते को देखने लगी। जब यह इस तरह के सुर में बोलता है तो इसकी आंखों की तरफ देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मैं तुम्हारे होठों को काटना चाहता हूँ, वह हौले से बोला। मेरी तो सांसें वहीं थम गईं। मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपना निचला होंठ चबा रही हूँ और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आज से पहले किसी ने कभी मुझसे इतनी सेक्सी बात नहीं कही। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो मैं हाँफने लगी। मैं अपनी सीट पर सिकुड़कर उसकी आंखों की गहराइयों से बचने की कोशिश करने लगी। तो करते क्यों नहीं? मैंने चुपके से चुनौती दी।
क्योंकि एनेस्टेशिया, जब जब तक तुम मुझे ऐसा करने की लिखित अनुमति नहीं दे देती तब तक मैं तुम्हें छूने वाला नहीं हूँ। उसके होठों पर मुस्कान खिल गई। क्या? इसका क्या मतलब है? ठीक वही जो मैंने कहा। उसने आह भरी और सिर झटक कर मेरी ओर देखा। एनेस्टेशिया, तुम्हें कुछ दिखाना है। आज शाम को तुम्हारा काम कितने बजे खत्म होगा? 8 के करीब। हम आज शाम या अगले शनिवार मेरे यहाँ डिनर के लिए सिएटल चल सकते हैं और वहीं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा। आगे फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम मुझे अभी क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैं अपने नाश्ते और तुम्हारे साथ का मज़ा ले रहा हूँ। एक बार वह बात पता चल जाने के बाद शायद फिर तुमसे मिलना ही ना चाहो। ये क्या कहना चाहता है? क्या इसके पास ग्रह के किसी हिस्से से लाए गए सफ़ेद गुलाम बच्चे हैं? क्या ये किसी अंडरवर्ल्ड क्राइम का सिंडिकेट का हिस्सा है? तभी तो ये इतना अमीर है। या क्या वो बहुत बड़ा अधार्मिक है या नपुंसक है? बिल्कुल नहीं, ये तो अभी मेरे सामने साबित कर सकता था। मैं तो इन संभावनाओं पर विचार करते करते ही पानी पानी हो गई। ये बातें तो मुझे कहीं नहीं ले जा रही हैं। मैं क्रिश्चियन ग्रे के नाम की इस पहेली को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती हूँ। अगर ये कहना चाहता है कि इसका राज जानने के बाद मैं इससे मिलना ही नहीं चाहूँगी तो बेशक यही ठीक होगा। मेरे भीतर बैठी लड़की चिल्लाई, खुद से झूठ मत बोल, ये सब तेरे बस का नहीं है। आज रात? उसने भौं नचाई। तुम भी हव्वा की तरह ज्ञान और जानकारी का फल खाने के लिए कितनी बेचैन दिखती हो। मिस्टर ग्रे, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने प्यार से पूछा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और जेब से ब्लैकबेरी निकाला, फिर एक नंबर बटन दबाया। टेलर, मुझे चार्ली टैंगो चाहिए। वो मुझसे दूर नहीं रह सकता। चार्ली टैंगो? अब ये कौन है? पोर्टलैंड से। हाँ, 20-30। नहीं, एस्काला रहेगा। रात को? सारी रात। हाँ, कल सुबह बुलाने पर मैं पोर्टलैंड से सियाटल तक चला जाऊंगा। पायलट? 22:30 से स्टैंड बाय पायलट। उसने फ़ोन नीचे रख दिया। न दुआ न सलाम। क्या लोग हमेशा वही करते हैं जो तुम कहते हो? हाँ, अगर उन्हें अपनी नौकरी बचानी है। न साफ लहजे में कहा। और अगर वे तुम्हारे लिए काम नहीं करते? ओह है ना, मुझे काम निकलवाना आता है। तुम्हें पहले अपना नाश्ता ख़त्म करना चाहिए, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें आज क्लेटन से 8 बजे ले लूँगा। हम मेरे हेलीकॉप्टर से सिएटल जाएंगे। मैं उसे देखकर लगातार पलकें झपकाती रही। हेलीकॉप्टर से? हाँ, क्यों? वह दुष्टता से मुस्कुराया। क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ। पहले नाश्ता ख़त्म करो। अब मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं क्रिश्चियन ग्रे के साथ उसके हेलीकॉप्टर में सियाटल जाने वाली हूँ और वह मेरे होंठ काटना चाहता है। मैं इस सोच से भीतर ही भीतर सिमटी जा रही थी। खाओ, इस बार और तेज आवाज़ आई। एनेस्थीसिया, मुझे जूठन बचाने से सख्त नफरत है। मैं ये सारा नहीं खा सकती। मैंने मेज पर बचे खाने को देखकर कहा। अपनी प्लेट का खाना ख़त्म करो। अगर तुमने कल रात सही तरह से खाया होता तुम यहाँ ना होती और मुझे ये सब इतनी जल्दी ना बताना पड़ता। उसके चेहरे पे एक उदासी भरी रेखा खिंच गई। वह गुस्से में दिखा। मैंने भौं नचाई और अपना ठंडा हो चुका खाना ख़त्म करने की जी तोड़ कोशिश करने लगी। क्रिश्चियन, मैं इस समय इतनी उत्तेजित हूँ कि मैं खाना मेरे अंदर नहीं जा रहा। तुम समझते क्यों नहीं है? मेरे भीतर की लड़की ने अपनी सफाई दी, लेकिन वह जिस तरह छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाए बैठा था, उसके सामने अपनी सफाई देने की हिम्मत ही नहीं हुई। छोटा बच्चा? वाह, मुझे ये सोच पसंद आई। इसमें इतना मजाकिया क्या है? ओह, शायद मेरी हंसी उस तक पहुंच गई थी। मैंने किसी तरह पैनकेक का आखिरी टुकड़ा निगला और उसे देखा। वह मुझे ही घूर रहा था। गुड गर्ल, वह बोला।
तुम बाल सुखा लोगी तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। उसके इन शब्दों में कितने भाव छिपे थे। वह कहना क्या चाहता है। मैंने सोचा कि मेज से उठने से पहले इसकी इजाज़त ले लूं, पर फिर ठिठक गई। वो उठकर सीधा बेडरूम में गई और एक ख्याल ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। कल रात तुम कहाँ सोए थे? मैंने उससे पूछा। मुझे तो यहाँ कोई कंबल या चादर नहीं दिख रहे थे। हो सकता था कि उसने उन्हें सहेज दिया हो अपने बिस्तर में। उसने आसानी से कहा, ओह हाँ, बेशक मेरे लिए भी नई सी बात थी। और वहाँ सेक्स नहीं? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं। उसने गर्दन नामे हिलाई। किसी के साथ अपने बिस्तर में सोना एक नई बात थी। फिर वह अपना अखबार ठक पढ़ने लगा। ये आदमी कहना क्या चाहता है? क्या ये कभी किसी के साथ नहीं सोया? क्या ये कुंवारा है? लगता तो कुछ है ही है। मैं वहीं खड़ी उसे अविश्वास से घूरती रही। और शायद मैं तो आज तक ऐसे रहस्यमय इंसान से नहीं मिली। और मुझे पता चला है कि मैं ग्रे के साथ सोई थी। काश मैं उसे सोता हुआ देख पाती। खैर, आज सब साफ हो ही जाएगा। उसके कमरे में मैंने यहाँ वहाँ दराजों में हाथ मारा और मुझे ड्रायर मिल गया। मैंने अपनी उंगलियों से बाल सुलझाते हुए उन्हें सुखाने की भरपूर कोशिश की। मैं अपने दांत साफ करने के लिए बाथरूम में गई तो वहाँ ग्रे का ब्रश दिख गया। अरे, इस ब्रश को करने का मतलब होगा। मैंने कनखियों से बाहर झांका और उसके ब्रश को मुंह से लगा लिया। वह गीला है, इसका मतलब उसने इसका इस्तेमाल कर लिया है। मैंने झट से उस पर पेस्ट लगाया और फट से दांत साफ किए। सच, ऐसी शरारत करने में बड़ा मज़ा आया। मैंने कल के मैले कपड़े वहाँ से उठाए और खाली बैग में डाल लिए। फिर मैं बाहर आकर अपना पर्स और जैकेट खोजने लगी। वाह, बालों के लिए पर्स में एक बैंड भी मिल गया। क्रिश्चियन मुझे बड़ी हैरानी से बाल बांधते देखता रहा। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वे दो चाहते हैं। उनकी कितनी कीमत होगी? ओके, हमें कौन से सुरक्षा संसाधन मिलेंगे? वे स्वेज के रास्ते जाएंगे। बेन सुडान कितना सुरक्षित है? वे डार्फर तक कब पहुंचेंगे? ठीक है, यही करते हैं। मुझे साथ साथ बताते रहना। उसने फ़ोन रख दिया। चलने के लिए तैयार? मैंने हामी भरी। मैं सोच रही थी कि वह क्या बात कर रहा था। उसने एक नीली लाइनों वाली जैकेट पहनी, कार की चाबियां ने दरवाजे की ओर बढ़ गया। मिस स्टील, पहले आप। वह दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। मैंने रुक कर एक बार उसे जी भर कर देखा। कल रात मेरी शराब और उल्टियों के बाद मैं उसके बिस्तर में थी और अब वह मुझे अपने साथ सिएटल ले जाना चाहता है। मुझे ही क्यों? मैं समझ नहीं पा रही। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी तो उसके शब्द याद आए। तुम में कुछ तो बात है। खैर मिस्टर ग्रे, यहाँ भी यही हाल है, पर मैं तुम्हारा राज जानने को भी बेचैन हूँ। हम लिफ्ट की ओर बरामदे में चुपचाप चलते रहे और वह कनखियों से मुझे देखता रहा। लिफ्ट में हम दोनों के सिवाय कोई नहीं था। शायद उसी एकांत ने वहाँ के माहौल को एक नए ही रंग में बदल दिया। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पल भर के लिए मुझे देखा और उसके मुंह से निकला, भाड़ में जाए काजी कार्रवाई। फिर अचानक ही उसने मुझे जकड़ लिया। मेरे दोनों हाथ लिफ्ट की दीवार से टिके थे और हमारे होंठ आपस में मिल गए। उसने मुझे इस तरह से काबू में कर लिया कि मैं चाह कर भी उसे छू नहीं सकती थी। ओह, क्रिश्चियन ग्रे, वो मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती। ओह, यहाँ आज इस लिफ्ट में। यू आर सो स्वीट। उसने एक एक शब्द को हौले से कहा। तभी लिफ्ट रुकी और वो उछल कर मुझसे परे हो गया। दरवाज़ा खुलते ही तीन लोग बिजनेस सूट पहने अंदर दाखिल हुए। हमें हल्की सी मुस्कान देकर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कलेजा उछल कर बाहर आने वाला है। मैं चाहती थी कि झुककर अपने कांपते घुटने को सहारा देने, पर सबके सामने कैसे। मैंने उसे देखा। वह तो बड़े मज़े से ऐसे खड़ा था मानो अभी तक सिएटल टाइम्स की पहेली हल कर रहा था।
कितनी गलत बात है। क्या उसे सचमुच मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? उसने मुझे कनखियों से देखकर एक गहरी सांस छोड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि उस पर भी असर हुआ है। मेरे भीतर की बैठी लड़की नाचने लगी। तभी वे सभी लोग दूसरी मंजिल पर उतर गए और हमें भी और नीचे जाना था। तुमने दांत साफ किए? उसने मुझे घूरा। मैंने तुम्हारा टूथब्रश यूज़ किया है। उसके होंठों पर आधी मुस्कान खिल गई। ओह एनेस्टेशिया स्टील, मैं तुम्हारा क्या करूं? दरवाज़ा खुलते हुए मुझे हाथ थामकर बाहर ले गया। पता नहीं इन लिफ्टों में ऐसी क्या खूबी है, शायद उसने खुद से ही कहा। वह लॉबी की ओर लंबे डग भरने लगा। मैंने उसके साथ चलने की भरपूर कोशिश की क्योंकि थोड़ी देर पहले होटल हीथमैन की लिफ्ट नंबर 3 में मैं अपनी सारी जान निकाल लाई थी। अब चलने की हिम्मत ही किसमें बची थी। भाग 5 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगला भाग लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।